अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, रोशनियों के शहर कराची से मुखातिब हूँ और आज हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है फ़ौलाद की कमी की वजह से होने वाली जो एनीमिया या खून की कमी हो जाती है वो, और उसके जो मुज़र असरात ख़वातीन की सेहत पर पड़ते हैं उनके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। और हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद साहिबा, जो कि साबका हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रही हैं। बहुत ही पुराना, जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है कि जब पाकिस्तान बना है तो शायद उससे भी पहले का एक सोबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर साहबा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रह चुकी हैं, उसकी सरबराह रह चुकी हैं। इस वक्त करंटली इंचार्ज हैं गायनी यूनिट 3 अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, जो कि कराची का एक बहुत मारूफ अस्पताल है, और एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं FMJ हेल्थ केयर कराची में। डॉक्टर साहबा, इतने सारे एजाज़ात के साथ आप यहाँ बैठी हैं आज हमारे साथ, और टॉपिक हमने जो रखा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत के लिए। तो सादा सी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक को तो ये भी नहीं पता कि एनीमिया होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो आप ही बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर आमिर, थैंक यू शायगान फार्मा जिसने मौका दिया कि आज पब्लिक को एनीमिया जैसे अहम तरीन टॉपिक पे बात की जाए। और खून की कमी तो सभी जानते हैं कि खून में कमी है तो कमज़ोरी है, ये वाली बातें पब्लिक की समझ में आती हैं। एनीमिया अलबत्ता नहीं समझ पाते ज़्यादातर लोग कि खून की कमी को कहते हैं। तो शायगान का शुक्रिया कि जो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरफेस पर लेकर आई और लोगों को अवेयरनेस देने जा रही है कि एनीमिया या खून की कमी हम में से हर एक ने कभी ना कभी ज़िंदगी में महसूस की होती है। बहुत सारे हैं खुशकिस्मत जो उससे बच भी जाते हैं कि जब आपको कमज़ोरी महसूस हो रही हो, तवानाई की कमी लग रही हो, आप चल नहीं पा रहे हो, सांस फूल रही हो, तो सबसे पहला शुबा यही होता है कि ये खून की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो बहुत कम है, से दिल के अमराज या फेफड़े के अमराज जिसमें ऐसा होता है। अदरवाइज़ सब लोगों को ज़्यादातर ये खून की कमी से होता है। लेकिन ये खून की कमी क्या है? ये पूरे खून की कमी नहीं है, ये खून में सफ़ेद ज़र्रात की कमी, खून में सुर्ख ज़र्रात की कमी है, जो कि ऑक्सीजन को हमारे जिस्म में लेकर जाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन जिस्म तक नहीं पहुंच पाती तो जिस्म कमज़ोरी महसूस करता है, काम नहीं कर पाता है और हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और ये इतना कॉमन है जितना हम नहीं समझ रहे हैं। ये हम में से हर पाकिस्तान में कम अज़ कम, वर्ल्ड में तो नहीं, पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे आदमी को खून की कमी हो रही है। बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा, बाज़ जगहों पे कम, और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। तो इसकी कमी को उजागर करना वाकई बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर हम अदाद शुमार की बात करें, आप माशाल्लाह इतनी मंझी हुई गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास ख़वातीन प्रेगनेंसी के साथ आती होंगी, तो हमारी कितनी % ऐसी ख़वातीन हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं, उस एज ग्रुप में हैं कि जब वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जिसे हम आपस में हम टेक्निकल टर्म में चाइल्ड बेयरिंग एज कहते हैं। कितने % ख़वातीन हैं जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि वाकई लोगों को अंदाज़ा नहीं कि कितना ज़्यादा कॉमन है। देखिए, जो अदाद शुमार कहते हैं, 2018 के अदाद शुमार कहते हैं कि ये तकरीबन 47% तक है, यानी तकरीबन जी 47%। लेकिन हमने अब्बासी शहीद में इस पे एक स्टडी कराई थी कि हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स यानी हामला ख़वातीन में इसका, तो आप शायद इमेजिन नहीं करेंगे कि 56% आया था। 56% ख़वातीन में खून की कमी थी जो अब्बासी शहीद आती हैं, और ये लो सोशो इकनॉमिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा कमी पाई गई। शायद उसकी वजह गोश्त कम खाना या खुराक में मुनासिब चीज़ें ना होना भी हो सकती है, ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है। लेकिन वहाँ पे ये जो आदाद शुमार हैं ये वाकई हमारे लिए बहुत हैरत अंगेज़ थे कि 56% फ़ीमेल्स में खून की कमी पाई गई। तो डॉक्टर साहब, ये 56% तो वो होगी ना जो अब्बासी शहीद में वो ग्रुप ख़वातीन का जो कि ज़रा माशी तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं है। आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी करी हैं, तो जहाँ पर जो मुतमव्वल ख़ानदान की ख़वातीन भी आती होंगी, उनमें क्या तनासुब होगा? उनमें भी ये तनासुब तकरीबन 40% है। कितना? 40%, 40% है। 40% है। इसका मतलब है गुर्बत का या अमीरी का इससे इतना ताल्लुक नहीं है। इट्स अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द फूड। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल हमारा जो पढ़े लिखे या जो एलीट तबका है या अपर क्लास है, उनमें भी शायद बैलेंस डाइट ख़वातीन नहीं ले रही, जिसकी वजह से उनमें भी एनीमिया उतना ही
उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन ख़वातीन को भी यही आदत है कि वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। और बाहर मैं उनसे यही पूछती हूँ कि क्या आपको ग़िज़ाइयत बेच रहे हैं या जायका बेच रहे हैं, तो ख़ुद ही बताती हैं कि जायका बेच रहे हैं। तो मैं कहती हूँ क्यों पैसे दे के जायका ख़रीदते हैं, ग़िज़ाइयत क्यों नहीं खाते, जो कि सस्ती है, जो कि सस्ती है जायके की निस्बत। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात अब तक की बात से ये तो साबित हो गया, खातून चाहे अमीर ख़ानदान की हो या गरीब ख़ानदान की हो, सारी ही खून की कमी का शिकार हैं। अब उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए, बुनियादी वजूहात जैसा कि अभी हमने बात की कि ग़िज़ाई क़िल्लत, तो आपने बिल्कुल सही कहा, ग़िज़ाई क़िल्लत सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए भी है। और उसकी वजह सिलेक्शन ऑफ फूड है कि अब ज़्यादातर ख़वातीन में ये ट्रेंड हो गया है कि देखें, आप पहले रोड पे से गुज़रें तो आपको रोड साइड्स पे बैठी हुई ख़वातीन नज़र नहीं आती थी। मर्द होते थे जो रोड साइड्स पे बैठ के खा पी रहे होते थे। अब आप देखें हर तरफ ख़वातीन और मर्द दोनों बैठे हुए हैं। यानी हर घर जो है वो महीने में एक दफ़ा तो दूर की बात है, शायद महीने में 4 से 5 मरतबा बाहर जाके खाना खाता है। बाहर जो ग़िज़ा मिलती है, जैसा मैंने कहा, इसमें न्यूट्रिशन नहीं होती, इसमें टेस्ट होता है सिर्फ, वो हमें न्यूट्रिशन नहीं बेचते। अब ये ग़िज़ा खाने के बाद और घर आके भी जो खाना बनता है उसमें यूजुअली हम रेड मीट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और रेड मीट सबसे अच्छा सोर्स है आयरन का। हीम आयरन और नॉन हीम आयरन में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ग़िज़ाई क़िल्लत में हमें 3 चीज़ों की क़िल्लत होती है, आयरन की, विटामिन B12 की और फोलेट यानी फोलिक एसिड की। ये 3 चीज़ें मिलके ही हमारी रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं। तो अगर हमारी ग़िज़ा में इन 3 चीज़ों की कमी है तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। अगर हम गोश्त कम खाते हैं या गोश्त वाली चीज़ें या सी फूड नहीं लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ वाकई कम लिया जाता है, महंगा बहुत होता है, सी फूड नहीं लेते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां जो हैं, सब्जियां या नट्स, सीड्स और ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे प्रून्स हैं और नट्स वगैरह भी आ जाते हैं, लेंटिल्स हैं, दालें हैं, तो हम बाज़ चीज़ों को बहुत ज़्यादा भून पका लेते हैं, उसको भी ज़ाया करते हैं। और कच्ची सब्जियां खाने का रिवाज हमारे यहाँ बहुत कम है। आप देखें बाहर की कंट्रीज़ में पूरे सैलड बार्स होते हैं जिसमें सिर्फ सैलड्स की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। टर्की भी चले आएँ तो तरह तरह की सैलड्स लगी होती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में आप देखें जहाँ भी खाना खाने जाएँ, कहाँ सैलड्स होती हैं, नहीं होती ना, हम सैलड से स्टार्ट ही नहीं लेते। तो अगर कच्ची सब्जियाँ लें, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन B12 भी हमें मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, फोलिक एसिड भी मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि खाने के बाद फिर हमारे जिस्म उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, या हमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से खून डिस्ट्रॉय हो रहा हो। तो ये चीज़ें आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकता है, लेकिन यही सारे सबब हैं जिसकी वजह से हम खून की कमी का शिकार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खून की कमी है, ख़वातीन, प्रेग्नेंट ख़वातीन के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन या पेचीदगियाँ क्या होंगी, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले उन लड़कियों की बात कर लें कि जिनकी भी शादी भी नहीं हुई और उनमें खून की कमी का शिकार हैं, तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल या उनकी फर्टिलिटी के ऊपर इसके कोई असरात हो सकते हैं? देखिए, खून की कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असरात होते हैं या नहीं, इस पे अभी ऑनगोइंग रिसर्च जारी है। कुछ रिसर्च का डाटा आ चुका है जो कहता है कि हाँ, इससे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर रिसर्च ये कहती है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के नतीजे में एनीमिया हो जाता है। यानी अगर किसी को हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो एनीमिया तो होना ही होना है, क्योंकि वो फिर ग़िज़ा से कवर नहीं कर पाते हैं उस हैवी लॉस को, और वो फिर बच्चियाँ एनीमिक हो जाती हैं। फिर हमारे माशरे में इन चीज़ों को थोड़ा मिथ भी समझा जाता है। बच्चियाँ अपने मसाइल इवन अपनी माँ से डिस्कस नहीं करती हैं, अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करती हैं, तो वो ये कैसे कहेंगी कि हमें डॉक्टर के पास लेके जाए। दूसरा बड़ा हमारे यहाँ मिथ ये है कि यंग और अनमैरिड बच्चियों को यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके स्टिग्मा समझा जाता है, स्टिग्मा समझा जाता है कि पता नहीं शादी नहीं हुई है तो अभी से क्यों गायनी की डॉक्टर के पास लड़की जा रही है। वो ये नहीं समझते कि हम सिर्फ हामला ख़वातीन के डॉक्टर नहीं हैं, हम इनके क्या छोटी छोटी बच्चियों को भी अगर कोई मसला हो जाए गायनी का तो हम ही देखते हैं। तो अगर इनको मेंसेस में ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो इन बच्चियों के वालिदैन को इन्हें लेके डॉक्टर के पास ज़रूर आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसका असर ना सिर्फ इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पड़ता है, इनकी फर्टिलिटी पे पड़ता है, इनके डेली वर्क पे पड़ता है, इनकी स्टडीज़ पे पड़ता है, और ये ज़िंदगी में बाज़ औक़ात नाकाम भी हो सकते हैं सिर्फ अपनी इसी कमज़ोरी और परेशानी की वजह से। जी, अब हम आ जाते हैं कि ख़ातून जो प्रेग्नेंट होकर आपके पास आई है और वो खून की कमी का शिकार है, अब उसमें जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो और माँ की जो अपनी सेहत है वो कितने रिस्क के ऊपर होती है अगर माँ ही खून की कमी का शिकार है?
देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है एनीमिया वो सिर्फ हामला ख़वातीन में ही है। वैसे तो खैर बच्चियों में भी बहुत प्रॉब्लम करता है, मर्दों में भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है एनीमिया यानी खून की कमी वो प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन को करती है। इसलिए कि दोनों जानें खून पर ही पल रही हैं। हम तो हमारा इन्हिसार तो खून पे है ही है। अब जो बच्चा अंदर पल रहा है वो भी तो खून ही पे पल रहा है ना, उसको भी तो उस स्टेज के अंदर दोनों जानलेवा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं और होते हैं दोनों ही जानलेवा होते हैं। रुकना पड़ेगा अजान के लिए। दोनों ही जानलेवा होते हैं, इसलिए कि देखिए बच्चा भी खून पर ही पल रहा है और माँ के अपने पास अपने लिए खून नहीं है। तो जब उसके पास अपने लिए खून नहीं है तो वो बच्चे को क्या देगी? तो उससे क्या होता है, माँ मज़ीद कमज़ोर हो जाती है, उसका सांस ज़्यादा फूलता है, वो कमज़ोरी महसूस करती है, उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसको शुगर हो सकती है, उसको वक्त से पहले बच्चा हो सकता है, उसका बच्चा माँ के पेट में छोटा रह सकता है इसलिए कि उसको खून मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी बढ़वार कम हो जाएगी। उसको वक्त से पहले पैदा होगा तो छोटे वज़न का पैदा होगा, उसका उसकी अलग कॉम्प्लिकेशन है। वो बच्चा माँ के पेट में एक्सपायर भी हो सकता है खून की शदीद कमी की वजह से, स्टिल बर्थ हो सकती है। माँ का सिजेरियन हो सकता है इससे कि बच्चा छोटा रह गया है, बाहर दर्द नहीं दे सकते, सीज़र करके निकालेंगे, अगेन माँ के सिजेरियन रेट बढ़ सकता है। बच्चा पैदा हो, जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो अवलनाल निकलेगी, प्लेसेंटा बाहर आएगा, तो फिर खून छूटता है। तो जिनके पास खून नहीं होता उनके पास खून जमाने की सलाहियत भी नहीं होती, उनके पास हीमोग्लोबिन कम है तो मायोग्लोबिन भी कम होती है, तो उनकी बच्चेदानी अपने आप को सुकेड़ के ब्लीडिंग को नहीं रोकती, जो कि कुदरती मैकेनिज़्म है, तो वो खून छूट जाता है। अब जब खून छूटता है तो पीछे से खून भी नहीं है माँ के पास, तो वो फौरन तो ही जानलेवा साबित हो जाएगा। बिल्कुल जानलेवा साबित होता है और उसकी फौरी डेथ हो सकती है। और लोग यही समझेंगे कि शायद डॉक्टर साहब, हाँ, लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने नस काट दी, माँ तो बिल्कुल ठीक अस्पताल आई थी, बच्चा तो ठीक पैदा हुआ था, फिर क्या हो गया, खून क्यों छूट गया। हम लाख समझाने की कोशिश करते हैं कि खून उन लोगों को छूटता है जिनके पास खून जमाने की सलाहियत नहीं होती है, तो ये खून बहता चला जाता है, पीछे से खून होता नहीं है और माएँ खुदा ना खास्ता मर भी सकती हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में 30,000 औरतें ज़च्चगी में हर साल मरती हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है। 30,000 औरतें हर साल ज़च्चगी में मरती हैं। ये 30,000 में से सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी ज़च्चगी के बाद खून विलादत के बाद वो जो खून है। मैं अपने मरीज़ों को इस तरह समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए एक और ताजमहल ना बनने दीजिए। आपको पता है ना ताजमहल क्यों बना था? शाहजहाँ की बीवी मुमताज़ महल को 14वां बच्चा पैदा हुआ था जिसमें उसको खून छूटा था और नहीं रुका था, वो PPH में गई थी और मर गई थी, तो शाहजहाँ ने उसकी याद में मकबरा बना दिया। बेहतर होगा मकबरा बनाने के बजाय एनीमिया ट्रीट कर लें, खून की कमी दूर कर दें, तो नया मकबरा नहीं बनेगा। फिर ये शाहजहाँ का नाम लिया, उसी दौर में स्वीडन के बादशाह की बीवी भी मैटरनल जिसे कहते हैं एंटीनेटल केयर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए तो बादशाह भी नहीं बचा सका, बचा तो नहीं सका, लेकिन उसने ताजमहल भी नहीं बनाया। उसने क्या किया, उसने अपने मुल्क में तमाम लड़कियों की मिडवाइफरी की ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज लेवल पे फ्री कर दी ताकि आइंदा कोई भी खातून इस वजह से ना मर सके। ये हमारी तारीख़ और तरक्की याफ्ता या महज़ब कौमों की तारीख़ में एक फ़र्क है, मैंने कहा वाज़े करता चलूँ आपको। लेकिन देखिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने अच्छा काम किया और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर आमिर, आपको और शैगान फार्मा को अल्लाह मियां इसकी जज़ा दे कि आप लोगों में कम से कम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि खून की कमी ना होने दें। खून की कमी होगी तो ये सारे उसको कंट्रोल करना कितना आसान है, कितनी सादी चीज़ें खानी है आपने। सादे से टेस्ट हैं जो आप किसी भी लैब से आप करवा सकते हैं, का टेस्ट है जो किसी भी लैब से करा लें। 11 से कम हीमोग्लोबिन आ रही है तो खुदारा डॉक्टर के पास चले जाइए, 11 से ज़्यादा है, 12 है, 13 है तो बिल्कुल ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 11 है या 11 से कम है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास। एग्जैक्टली आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन बता दी कि भी आप ये चीज़ें खाएं, ये ना खाएं, और इतनी सस्ती गोलियां आयरन की मिलती हैं, फॉलिक एसिड की जाती हैं, बिल्कुल कि शायद एक बर्गर इतने में नहीं आता जितने में आपको पूरे महीने का गोश्त और ओवर दी काउंटर मिलती है, कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि मेरा ख्याल ये है कि डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो ये देख सके कि किस टाइप का एनीमिया आपको है, लेकिन बहुत आसान है इसको ट्रीट करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम रेड फ्लैग्स पे बात करते हैं। क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे अब व्यूअर्स में ऐसे भी बच्चियां होंगी जो अभी सने बलूगत में हैं, टीनेज में हैं, अभी स्कूल कॉलेज जा रही हैं। कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं या सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जो ख़ुद में महसूस करें तो उनका शक जाना चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम जिसके साथ बच्चियाँ या कोई भी आदमी आता है वो है बहुत ज़्यादा थकन होना,
कि आपको बहुत थकन होती है, बेजा थकन हो जाए। बेजा तो थकन ये होती है ना कि आपने जनरली बहुत बिल्कुल मेहनत की, फिजिकल एक्टिविटी की, तो आप थक गए, दैट इज नेचुरल। लेकिन आप थोड़े से काम से थक जाते हैं, ओके, आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, नकाहत फील हो रही है, बहुत नकाहत है, आपसे काम नहीं हो रहा है, काम करते हैं तो बहुत थक जाते हैं, आपको काम छोड़ना पड़ जाता है, सीने में तकलीफ़ महसूस होती है, चुभन होती है या सीने में दर्द महसूस होता है, चक्कर आते हैं और आपको लगता है कि अब आपसे काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अपने हाथ देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ आम लोगों के मुकाबले में इतने सुर्ख नहीं हैं जितने के होने चाहिए, पिलाहट है, या आपके नाखून जो कि ऐसे उभरे हुए होने चाहिए, इस तरह गोल ऊपर की तरफ उभरे हुए होने चाहिए, ये या तो फ्लैट हो गए हैं या अंदर की तरफ धंस चुके हैं और ऐसे गड्ढे पड़ गए हैं, स्पून जैसे बन गए हैं, और या फ्लैट हो गए तो भी आपके अंदर खून की कमी काफ़ी दिनों से चल रही है। ये वो अलामत है जो पुराने खून की कमी, तो डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पेट में से कीड़े निकलते हैं तो भी आपके अंदर खून की कमी है, अगर कीड़े हैं तो वो तो आपका खून पी जाएंगे। तो आपको अगर पेट में कीड़े हो गए हैं, खाने में ऐसा है कि आप बिल्कुल गोश्त वगैरह नहीं खा सकते हैं, या आपके नाखूनों में मसला है, या आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार बुखार हो रहा है, या किडनी की कोई डिजीज़ है पुरानी चल रही है, तो उसमें ज़रूर खून की कमी हो जाती है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। राइट। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट प्लान। क्या मतलब उसके अंदर एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन आप ऑफ कोर्स उनको बताएंगी कि जी फ़लाँ चीज़ें खानी हैं और ये चीज़ें उससे परहेज़ करना है, और जो आयरन की थेरेपीज़ जो हैं वो खाने वाली अद्वियात भी हैं या इंजेक्शन होते हैं, क्या किस किस्म की तरीका इलाज आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हैं? देखिए, एनीमिया का पेशेंट अगर एक दफ़ा डायग्नोस हो जाए कि इसको खून की कमी है, पहले ये देख लेते हैं कि क्यों है। अगर तो उसको डाइटरी डेफिशिएंसी है तो हम उसे बताते हैं कि आप गोश्त का इस्तेमाल बढ़ाएं, सी फूड का इस्तेमाल बढ़ाएं, हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं, नट्स खाएं। अगर वो ये चीज़ें आराम से खा सकते हैं और उनको हज़म भी हो सकती है, एक तो होता है बाद लोग खा तो लेते हैं उन्हें हज़म नहीं होती, जैसे मीट है, कलेजी, हमारे यहाँ इसका भी इस्तेमाल कम है कि इससे वज़न बढ़ जाएगा, हालांकि वज़न जिन चीज़ों से बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से, वो हम बड़े आराम से पीते हैं, वो तो बेदरेख खाए जा रहे जी, हालांकि केक खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से या चाय में चीनी पीने से इनसे वज़न बढ़ रहे होते हैं, तो वो हम केयर नहीं करते। तो हमें कलेजी का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल या सी फूड का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, सब्जियों का इस्तेमाल और नट्स का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। डॉक्टर से मिलके ये पूछना होगा कि हम हज़म कर भी रहे हैं या हमें नहीं हज़म हो रहा है, डॉक्टर उसका बताएगा। और आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो बहुत सस्ती बाज़ार में मिलती हैं, आपका डॉक्टर आपको लिख के दे सकता है। अगर किसी वजह से महंगी प्रिपरेशन लिख भी दी है डॉक्टर ने, तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ या मेरे लिए मुश्किल है, आप दूसरी कोई अच्छी सस्ती लिख दें, तो वो बिल्कुल आपको लिख देंगे और आप उसे आराम से खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए आयरन खाना मुश्किल हो रहा है, बाज़ लोग आयरन टॉलरेट नहीं करते हैं, तो वो डॉक्टर से कह के किसी दूसरा ऐसा आयरन लिखवा सकते हैं जो कि ईज़िली टॉलरेट हो जाता है। बाज़ लोगों को वो भी टॉलरेट नहीं होता, तो उनके लिए इंजेक्टेबल आता है। पहले जो इंजेक्टेबल आते थे उनसे रिएक्शन बहुत होते थे, अब जो इंजेक्टेबल आ रहे हैं इनसे रिएक्शन नहीं हो रहे हैं और वो इतनी सी ड्रिप में 6 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से कह के वो ड्रिप भी लगवा सकते हैं। अगर खून की इंतहाई शदीद कमी है जिससे कि दिल फेल, कार्डियक फेल्योर एक बहुत हाई रिस्क फैक्टर है कि दिल फेल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा खून कम हो जाए, 2-3 हीमोग्लोबिन हो जाए तो फिर दिल भी फेल हो जाता है, तो उस सूरत में फिर हमें ब्लड देना होता है। तो खून भी लगाया जा सकता है ऐसे मरीज़ों को ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ थेरेपीज़ हैं जो कि हम एनीमिया के पेशेंट को देते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारा यहाँ का सेहत का निज़ाम है या जो अदाद-ओ-शुमार है सेहत के हवाले से, हम अनफॉर्चुनेटली मनफी हवाले से टॉप के ऊपर है। हेपेटाइटिस बी ले लें, टीबी में देख लें, मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे छठा बड़ा मुल्क टीबी है, पोलियो को हम इरेडिकेट नहीं कर सके। तो वेस्ट ने जो सेहत का निज़ाम जो दुरुस्त किया उसमें प्रिवेंशन के ऊपर गोरों ने बहुत काम किया। तो अब अगर हम बात करें उन बच्चियों की जो ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि उन्होंने भी बिलाखिर कुछ सालों के बाद उस स्टेज के ऊपर आना है कि उनकी शादी भी होगी और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी वगैरह के भी स्टेजेस आएंगी, तो क्या बेहतर नहीं है कि उसी स्टेज के ऊपर उसको करेक्ट कर लिया जाए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि इससे पहले कि एनीमिया डेवलप हो हम उसे वहीं क्यों ना रोक लें, वरना फिर हम बुलाएं और फिर ट्रीटमेंट दें। प्रिवेंशन बिल्कुल बेहतर चीज़ है।
स्कूल लेवल पे अगर हम बच्चों को अवेयरनेस दे दें, स्कूलों में सेशन करवाए जाएं, या कम से कम गवर्नमेंट सिलेबस में एक टॉपिक ये रख दें, एक चैप्टर ऐड कर दें कि बच्चों की सेहत कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं सिर्फ खून की कमी की आगाही हो, और डिफरेंट चीज़ों की भी आगाही दी जा सकती है। सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि ये अलामात कौन सी हैं जिनसे आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि आपके अंदर खून की कमी है। अपने आप को देखना सीखें कि आपके हाथ बहुत पीले तो नहीं लग रहे, आपके नाखून इस तरह तो नहीं है, आपको बार बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, आप बार बार आपको बुखार हो जाता है, जो कि यंग बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब है या कोई किडनी की डिजीज़, तो वो बच्चियों को पता हो। फिर बच्चियों को ये भी पता हो कि इसका एक सादा सा टेस्ट होता है CBC, जो कि वो किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा सकती हैं। उसमें हीमोग्लोबिन की मिकदार देख के वो जांच सकती हैं कि उनको खून की कमी है या नहीं, और अगर है तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और अभी से खून की कमी को दूर करें। या एक आयरन फोलिक एसिड की गोली शुरू से बच्चियां अगर खा लें जिनको खून की कमी है, तो भी वो दूर हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है बच्चियों के लिए कि उनको ये अवेयरनेस दी जाए। अच्छा, और वो जो डूज़ एंड डोंट्स की अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों को और ख़वातीन को अवॉइड करनी चाहिए खाने पीने में? खाने पीने में सबसे पहले तो जंक फूड अवॉइड करें, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। दूसरा ये कि जब हम आयरन लेते हैं तो हम बच्चियों में ये है कि घर वाले भी यही कहते हैं कि गोली दूध से खा लो, यानी अगर उसे आयरन की गोली भी दे रहे हैं तो दूध से देंगे। अब इसमें 2-3 मिथ्स हैं। पहला मिथ ये है कि ये काली गोली होती है, पहले ज़माने में तो फेरस सल्फेट अभी भी आती है, ब्लैक कलर की आती है, तो वो रंग काला कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनसे यही पूछती हूँ, किसी अंग्रेज़ के यहाँ आयरन खाने से काला बच्चा पैदा हुआ है, या किसी अफ्रीकन के यहाँ आयरन ना खाने से गोरा बच्चा पैदा हुआ है? ऐसा नहीं है, ये जीन्स में लिखा होता है हमारा कलर। लेकिन लोगों में ये मिथ है कि इससे बच्चा काला हो जाएगा। वो प्रेग्नेंट औरतों को आयरन नहीं खाने देते। तो एक तो ये कि ये गोली रंग काला नहीं करती है। दूसरा ये कि इसको दूध के साथ नहीं खाना होता है, दूध इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। आप इसे ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हैं, जो इसकी एब्जॉर्प्शन को, विटामिन सी है उसके अंदर, तो विटामिन सी इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब आजकल ऐसी प्रिपरेशंस भी आ रही हैं गोलियों की जिनमें पहले ही आयरन के साथ विटामिन सी भी ऐड किया हुआ होता है। और इसी तरह कैल्शियम को भी आयरन के साथ मिला के नहीं खाना चाहिए, वो भी इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको ना करें, और कोशिश करें कि आयरन अगर आप खाली पेट ले सकते हैं तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर लेना मुश्किल है तो फिर खाने के 2 घंटे के बाद ले लें, क्योंकि आमतौर पे आयरन में ज़रा थोड़ा सा मैदा भी डिस्टर्ब होता है। तो फुल स्टमक मना करते हैं, खाने के 2 घंटे के बाद लें। खाने के 2 घंटे के बाद। तो ये अमूमन लोग गलती कर रहे होते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आयरन ले लेते हैं। वो उससे उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। कैल्शियम के साथ लेंगे तो भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो उसको फिर विटामिन सी के साथ लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेल न्यूट्रिशन तो बड़ा कॉमन है ना हमारे मुल्क में। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, विटामिन डी एक तहकीक हुई साउथ एशिया के ऊपर, और जिससे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि तमाम मनफी चीज़ों में हम सबसे ऊपर होते हैं। 78% पॉपुलेशन पाकिस्तान की, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सब शामिल हैं, उनमें विटामिन डी की कमी थी। बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। दूसरे जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनमें निस्बतन कम था तनासुब, किसी में 72% था, हमारा 78% था। तो इसके अंदर आपके पास जो बच्चियां आ रही हैं, जो ख़वातीन आ रही हैं, आयरन डेफिशिएंसी नीमा तो है ही है, साथ आपका विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी है। तो हमारे सप्लीमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर टाइमली लोग आ जाएं तो ये सारी चीज़ें टाइमली करेक्ट हो सकती हैं। और जैसे आपने फरमाया कि इसमें सिर्फ प्रिकॉशन ये करनी है कि कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह को आप अलहदा टाइम पे खा लें और आयरन को दोबारा अलहदा टाइम के ऊपर खाएं। इसी तरह ही है ना? बिल्कुल इसी तरह है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी डायग्नोसिस 100% ठीक है कि विटामिन डी इस वक्त सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है हमारे पास। आयरन डेफिशिएंसी तो नो डाउट है ही। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो विटामिन डी का है, और उसकी कमी से भी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। और A to Z, सर से लेके पैर तक आती है, हर चीज़ में आती है, सब फर्टिलिटी में भी आती है। आयरन की कमी से भी हमारा जो है वो बच्चा पैदा करने का निज़ाम मुतासिर होता है। हमारे यहाँ पहले हर 5 में से 1 कपल सब फर्टाइल था, अभी 4 में से 1 कपल सब फर्टाइल है। यानी पहले से ज़्यादा का तनासुब इस वजह से भी 20% से 25% हो गया है बांझपन का तनासुब। और उसकी वजह हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हमारा इंटेक ऑफ फूड, और हमारा आयरन ना लेना, विटामिन डी ना लेना, और ऐसी चीज़ें लेना जिससे ओव्यूलेशन यानी अंडा जो बनता है हर खातून के जिस्म में महीने में 1 बार बनता है, उसके बनने का तनासुब बहुत कम हो गया है। तो ये सब चीज़ें, और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि हम धूप में बिल्कुल नहीं जाते, हम सनलाइट लेते ही नहीं हैं। हमारी ख़वातीन फुल्ली कवर्ड होकर बाहर निकलती हैं, बादल आता है तो हम बाहर आ जाते हैं, धूप निकलती है हम अंदर चले जाते हैं।
और हमारे पास टूना फिश वगैरह या फैटी फिश होती नहीं है जिसके अंदर विटामिन डी होता है, तो हम फूड से विटामिन डी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास वो वाला फैट ही नहीं है जिसमें विटामिन डी होता है। हमें या तो सप्लीमेंट से लेना है या सन से लेना है, तो सन से हम लेते नहीं है। और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर सन ही सन चलता है ज़्यादातर, लेकिन हम सनी डे में बाहर नहीं आते। डेफिशिएंसी हो जाए तो ये वो बकौल सुहेल वड़ा इसके खुला तजाद नहीं हो जाता, इतना ज़्यादा सन भी है और फिर भी हमारी कॉम डेफिशिएंट है। जबकि यूरोप में आप देखें कितने बादल जैसा मौसम रहता है, सनलाइट को लोग तरसते हैं, वहाँ पर शायद निकलते हैं, वहाँ पर शायद कमी ना होती हो। हाँ, यहाँ हो जाती है, इसलिए कि हम इतने सारे सूरज को इस्तेमाल नहीं करते, तो उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है और अब थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि वो विटामिन डी लेने लगे हैं। मेरा तरीक़ाकार ये है, मैं अपनी जो मेरे पास बच्चियाँ आती हैं उन्हें भी, जो प्रेग्नेंट पेशेंट आती हैं उन्हें भी मैं विटामिन डी लिबरल देती हूँ ताकि उनकी सेहत बेहतर हो और बाकी वो भी अच्छी हो भी जाती हैं इसको लेने से। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपके साथ हुई। मुझे कभी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, इतनी मुफीद मालूमात आपने शेयर की। तो अगर इसका निचोड़ अगर हम गुफ्तगू का अगर निकालें तो एक टेक होम मैसेज की शक्ल में आप हमारे व्यूअर्स को, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन और जो बच्चियाँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी प्लीज़? थैंक यू डॉक्टर आमिर कि आपने मौका दिया कि मैं बच्चियों से और ख़वातीन से कुछ बात इस आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से कर सकूं। मेरा टेक होम मैसेज ये है कि खून की कमी को हरगिज़ हल्का ना लें। देखिए, हमारे जिस्म में जो भी कुछ है वो खून के ज़रिए ही हम तक पहुंच रहा है। खून है तो हम हैं, खून नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो खून की कमी जैसे ही होगी ना तो जिस्म की हर चीज़ मुतासिर होगी। तो बच्चों के लिए मेरा मैसेज ये है कि अपने अंदर खून की कमी को पहचानिए, ज़रूरत है तो आयरन और विटामिन डी और ये सब जितनी की अभी हमने बातें की, फोलिक एसिड, विटामिन B12, इनकी प्रिपरेशंस आती हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कीजिए। अपना CBC का टेस्ट कराइए, देखिए कि आपको खून की कमी तो नहीं है। और वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो बच्चा पैदा करने जा रही हैं, हमला होने जा रही हैं, उनके लिए मौत का पैगाम बन सकता है ये हमल अगर आपके अंदर खून की कमी है। क्योंकि देखिए, बच्चा खून के ऊपर पलेगा, आपके अंदर अगर खून 7-8 था और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो ये 4-5 रह जाएगा जब तक आपकी डिलीवरी होगी। और डिलीवरी के फ़ौरी बाद जो खून छूटता है वो रोक ही नहीं पाएगा आपका जिस्म अगर। तो सोचिए, हमारे माशरे में मर्दों को फ़ौरन दूसरी बीवी मिल जाती है लेकिन बच्चों को माँ नहीं मिलती। तो अगर आप अपने बच्चे ख़ुद पालना चाहती हैं तो खुदारा अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने अंदर खून की कमी ना होने दीजिए, डॉक्टर को बाकायदगी से विज़िट कीजिए। डॉक्टर आपको जो आयरन की प्रिपरेशन लिख कर देती हैं उसे बाकायदगी से खाइए। ये मत सोचिए उससे आपका रंग काला हो जाएगा। फ़र्ज़ करें वो आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको उसे हाजमे में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। मेरे साथ जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि मेरी पेशेंट मुझे बताती नहीं है, कोई से मसला आया, वो दवा छोड़ के बैठी होती है। वो तो मैं हर महीने खून का टेस्ट कराती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि खून की कमी हो रही है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि मुझे ये गोली पसंद नहीं आ रही, आप इसे चेंज कर दें। वो चेंज कर देंगी, वो आपको ड्रिप भी दे देंगी, लेकिन खून की कमी नहीं होनी चाहिए। टेक होम मैसेज यही है कि खुद सेहतमंद रहिए और पूरे घराने को सेहतमंद रखिए। थैंक यू। आखिर में मैं नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद का, जो इंतहाई मसरूफ़ आज इनका शेड्यूल था। मेरा ख्याल ऑपरेशन थिएटर से शायद आप डायरेक्ट प्रोग्राम में जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए तशरीफ़ लाई हैं ऑपरेशंस करने के बाद, कि इन्होंने इतने कीमती वक्त में से इस अहम मौजू के ऊपर मुफीद मालूमात देने के लिए आपके लिए वक्त निकाला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ की पिछले एपिसोड्स की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।